नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम याद करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज को। चावेज अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे शायद एक ऐसी दास्तान छोड़ गए हैं जिस पर दुनिया लंबे समय तक चर्चा करती रहेगी। चावेज सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाले एक ऐसे देश के नेता थे जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हैसियत कभी नहीं रही जिसकी इतनी चर्चा की जाए। लेकिन ये सिर्फ चावेज ही थे कि पिछले 15 सालों में इस देश ने न जाने कितनी बार हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई। चावेज एक राजनीतिज्ञ के तौर पर क्या छोड़ गए हैं, वो कैसी विरासत है, इस पर विवाद जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने देश के गरीबों के लिए जो किया उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन दुनिया भर के लोग चावेज को हिम्मत और मजबूती की एक प्रतिमा के रूप में देखते हैं, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने कभी सर नहीं झुकाया। कैसा होगा ह्यूगो चावेज के बिना वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका और कैसी होगी उनके बाद की दुनिया? जी, हम जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान खास मेहमानों के जरिए। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि दिवंगत चावेज को राज्यसभा में श्रद्धांजलि आज दी गई है। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कमर आगा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट; शशांक जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी; प्रोफेसर अब्दुल नाफिस साहब, सेंटर फॉर कैनेडियन, यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, जेएनयू से आते हैं; और प्रबीर पुरकायस जी, जो कि दिल्ली साइंस फोरम से उनका संबंध है, लेकिन वो न्यूज़ क्लिक नाम का न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं और साथ ही जाने माने कार्यकर्ता भी हैं। हम इन चारों मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर कोई डायरेक्ट असर तो इस बात का नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो विकासशील देशों की जो दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, उसमें जिस तरह का एक असर पैदा किया ह्यूगो चावेज ने, वो किस तरह से याद रखेगा भारत। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कमर आगा साहब कि आज फेसबुक पे मैंने देखा जितने लोगों के स्टेटस मैसेजेस थे, उनमें से करीब करीब 60-70% लोग चावेज को याद कर रहे थे। भारत उन्हें क्यों याद करे? भारत वो आ चुके हैं यहाँ। उन्हीं ने एक बार आए थे और काफ़ी देर यहाँ रहे, कई दिन रहे। सभी से उनकी मुलाकात हुई, भारत के संबंध भी उनसे अच्छे हुए। उस पीरियड में वेनेजुएला से हुआ। तेल भी भारत को, वहाँ से हम लोग तेल की भी लेते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चावेज देखिए, चावेज महज एक वेनेजुएला के लीडर नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी उस क्षेत्र में बहुत असर था। ख़ासतौर से इक्वाडोर, अर्जेंटीना, क्यूबा से जिन्हें जिस तरह की सपोर्ट मिली, फिर उसके अलावा ब्राज़ील, चिली, ये सब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके साथ मिल के वो काम कर रहे थे। और एक उनकी एक अलग सोच थी। क्या ये कहें कि चावेज अपने आप में एक व्यक्ति ना होकर एक विचारधारा थे? नहीं, देखिए, उनकी अपनी विचारधारा नहीं थी। वो बोलिवेरियन विचारधारा में उसी पे वो करते थे। वो अपने को सोशलिस्ट कहते थे और वो कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं थे, लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छे नेता ज़रूर थे। और उनकी एक सोच थी कि ख़ासतौर से वो गरीबों के बीच में वो काम करते थे। उन्हीं के लिए उन्हीं ने पूरे जीवन जितने भी दिन रहे, उनके लिए 14 साल में जिस तरीके से गुर्बत उन्हीं ने ख़त्म की है वहाँ पे, या कम की है, बहुत बुरी। ये इसलिए कि चावेज से पहले वेनेजुएला में बहुत गुर्बत थी, लोग नहीं थे। फिर तो इनके 3 प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुए। एक तो पहले, फिर उसके बाद फूड सब्सिडी दी, फिर उसके अलावा इन्हीं ने हेल्थ प्रोग्राम जो था बहुत रिवोल्यूशनरी उन्होंने काम क्यूबा किया। से डॉक्टर्स मंगाए। और फिर उसके अलावा इन्हीं ने एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लास, एक नया क्लास इमर्ज होने जा रहा है जो अगले 10 साल में बहुत बड़ा काम करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक उनकी पॉपुलैरिटी आम जनता में बहुत थी। लेकिन यह है कि उनके जो वहाँ का रिच और फेमस थे, जो पुराने ओलिगार्क थे जिनका कंट्रोल था तेल के ऊपर और तेल के साथ मिलते थे, वो उनसे नाराज रहते थे। जी। प्रबीर पुरकायस, बताइए कि इसके अलावा कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी या जिस वजह से लोग उनके देश के बाहर उन्हें याद करें, जैसे मैंने पहला सवाल पूछा कि भारत में क्यों उनकी फॉलोइंग होनी चाहिए, क्या वाकई आपको लगता है कि वो उस जैसे नेता का जो ओरेटरी स्किल था, जिस तरह के वो बयान देते थे, वो उनको काफ़ी पॉपुलर बनाते थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 मुख्य चीज़ है जिसकी वजह से चावेज की पूरी दुनिया पर एक असर पड़ा है। पहली बात है कि लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर पहले देखें तो वहाँ पर ये ओलिगार्क जिसकी कवर बात कर रहे थे, ओलिगार्क्स की और अमेरिका की पूरा कब्जा लैटिन अमेरिका पे था। सबसे इन देशों में था जहाँ पे अमीर पूरी तरह से वहाँ की राजनीति को कंट्रोल करते थे। ज़्यादातर डिक्टेटरशिप थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी थे, और अमेरिका उस क्षेत्र को पूरा अपना कॉलोनी की तरह ट्रीट करता था, जिसके वो कहते थे मॉन्रो डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि हमारा जगह है।
तो उसमें शावेज का सबसे बड़ा रोल ये रहा कि अर्थनीतिक तौर पे वहाँ की कुछ देशों को जोड़ के एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पोल बनाना, जिसमें ब्राज़ील भी एक तरह से शामिल हुआ। और लैटिन अमेरिका में इस वक्त ये स्थिति है जहाँ पर एक ज़माने में अमेरिका टोटली उसका पॉलिटिक्स कंट्रोल करता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के ज़रिए, वहाँ पर आज जो है ब्राज़ील, वेनेजुएला जैसे देश, अर्जेंटीना जैसे देश, वो लैटिन अमेरिका के भविष्य खुद निर्धारित कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बहुत सख्त वो उन्होंने स्टैंड लिया, हॉन्डुरास के इशू पे, उरुग्वे के इशू पे, बहुत सारे जगहों पर उनका हुआ। और कोलंबिया जो अमेरिका के साथ मिला हुआ है वो भी अब धीरे धीरे इधर आने की कोशिश कर रहा है कि सबसे दूसरी बात जो है कि न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स की जो लैटिन अमेरिका और पूरे दुनिया, हमारे यहाँ पर भी पूरी तरह से छाया हुआ है उस वक्त, उनकी ऑयल के रेवेन्यू के ज़रिए उन्होंने एक ऑल्टरनेट तरीके से अपना देश का विकास करने का कोशिश किया, जो हम यहाँ पर नेहरूवियन कहते हैं एक हिसाब से, कि ऑयल वेल्थ जो है सिर्फ चंद लोगों पे ना जाए बल्कि आम जनता की खुशहाली के लिए उसकी इस्तेमाल नेशनलाइज उन्होंने किया, आप उसको लेकर नेशनलाइज किया, रिसोर्सेस को अपने देश की गरीब जनता के लिए इस्तेमाल किया। जबकि हम यहाँ पर अभी जो कर रहे हैं कि कोयले के खान बड़े कंपनियों के हाथ कर रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ कर रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा के गैस फील्ड्स अब अंबानी को दे रहे हैं। तो हमारी उदारवादी नीति जो कहते हैं, न्यू लिबरल पॉलिसीज जो है, यहाँ के रिच को और भी रिच बना रहा है, अमीर बना रही है और गरीब ज्यादा बन रहा है। इसीलिए हमारा, और इसी फर्क को उन्होंने खत्म किया, खत्म नहीं किया पर कमजोर काफी कम किया। जी बिल्कुल, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि उनके जाने के बाद क्या ऐसी खराबियां हैं जो फिलहाल वेनेजुएला में छूटी हुई हैं, जो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है वहाँ पर। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि लैटिन अमेरिका में और दुनिया भर में क्या असर पड़ सकता है राजनीति पर। लेकिन इससे पहले उनकी जो लेगेसी है, जो विरासत है, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर की हम बात करें प्रोफेसर नाफे, ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो उन्होंने अपनाया जिसकी वजह से माना जाता है कि बहुत रिवोल्यूशनरी उनका एक्ट था, हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया था उन्होंने अपने देश में? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। वेनेजुएला सदा से पेट्रोल पर आधारित रहा है। इतनी पेट्रोल के दौलत के बावजूद भी वेनेजुएला में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स ये तो ना होने के बराबर थी। सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया इन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर किया है। ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, ट्रेनिंग, रूरल हेल्थ सेंटर्स, क्यूबा के साथ पूरा समझौता किया, तकरीबन 40,000 या कितने डॉक्टर्स क्यूबा से मंगवाए, उसके एवज में पेट्रोल क्यूबा को दिया गया। उसका फलस्वरूप ये हुआ कि आज ये बात मानी जाती है कि पिछले 15 साल के अंतर्गत वेनेजुएला में माल न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर, वीमेन का हेल्थ केयर और एक्सेस टू मेडिसिन्स वो सभी को मिल रही है। और उसमें एक्चुअली हिंदुस्तान का भी योगदान है जी। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर एक ऐसा सेंटर है, इंडिया ने कई बार ऑफर किया है मेडिसिन्स को बेचना और बनाना। दूसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, रूरल क्लिनिक्स हैं, उनकी तरफ भी इंडिया ने ऑफ़र किया है कि हम बना सकते हैं। फिर ट्रेनिंग की बात है, डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिक्स की। तो ये वेनेजुएला का एक क्रांतिकारी लंबा कदम था शिक्षा और हेल्थ केयर को लेकर। बिल्कुल शशांक जी, शिक्षा और हेल्थ दोनों सेक्टर की खासकर बात हो रही है, जिसमें काफ़ी उनका नाम भी हुआ कि कैसे उन्होंने गरीब देश में किस तरह से बदलाव लाए। क्या ये एक मॉडल के तौर पर भी अपनाया जा सकता है, खासकर जो बाकी थर्ड वर्ल्ड के जो गरीब देश हैं उनके लिए? मॉडल के लिए असल में वेनेजुएला चाहता था कि या तो क्यूबा की तरफ देखे या भारत की तरफ देखे, कुछ चीन की तरफ भी कभी देखना चाहते थे। चीन भी वो गए कई बार। दिक्कत सिर्फ यही आ रही थी, क्यूबा बड़ा छोटा मुल्क है, खाली उनकी इम्पोर्टेंस है कि अमेरिका के पास में है। फिडेल कास्ट्रो जो है बोलिविया रिपब्लिक के सबसे पहले वो पॉपुलर लीडर रहे। ह्यूगो चावेज़ को मैंने देखा है बोलते हुए फिडेल कास्ट्रो के सामने, उनको बिल्कुल अपने गुरु की तरह मानते थे। अगर फिडेल कास्ट्रो बोलते थे 15 मिनट तो वो 1 घंटा बोलते थे वही चीज़ को। तो एक तरीके से वो उस बात को और आगे ले जाना चाहते थे। और जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसकी वजह से वेनेजुएला की इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है लैटिन अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में। वरना पहले जो वेनेजुएला वाशिंगटन कंसेंसस का एक ब्राइट स्टार माना जाता था, उसको उन्होंने बदल दिया बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जबकि भारत चल रहा था वाशिंगटन कंसेंसस की तरफ, तो बड़ा एम्बैरेसिंग सा होता था कि वो हमसे हमेशा तारीफ़ करते थे ऐसे बातों की जो हम चाहते थे कि भूल जाएं। तो किसी तरीके से वो चीन की तरफ इसलिए उनका ज़्यादा
रुझान हो गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लैटिन अमेरिका में जो पहले बैकयार्ड माना जाता था अमेरिका का, अमेरिकन पॉलिसी जैसे चिली वगैरह ने अगर कोशिश करी अयंदे साहब के टाइम पर, जी। तो लगता था कि सोसाइटी इनके यहाँ भी बहुत डिवाइड हो गई थी। ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में इतने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, इनके अपोजिशन पॉलिटिशियंस जो हैं वो कहते थे कि इनको हटा दीजिए। अगर कहीं भी थोड़े समय के लिए बाहर जाते थे तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस खिलाफ होने शुरू हो जाते थे। सारे वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया इनके बारे में इनके अगेंस्ट बोलता था। तो ये बड़ी, मैं कहूँगा कि इनकी बड़ी लेगेसी है इस मामले में जी। कि जुटे रहे अपने काम से और हर बार हर इलेक्शन में जीते हैं। तो क्या ये लेगेसी जो है, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये मॉडल के तौर पर दूसरे गरीब और डेवलपिंग जो देश हैं क्या वो अपना सकते हैं? क्या वाकई जो तेल की ताकत इनके पास है वो दूसरों के पास नहीं होगी, लेकिन क्या फिर भी उसके बावजूद कोई एक मॉडल की तरह काम कर सकता है? देखिए, मॉडल में मैं इतना कहूँगा कि बाकी देशों को, वेनेजुएला हुआ, ब्राज़ील हुआ, इनका थोड़ा लगता तो है, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी हमने बात करी है, ब्राज़ील से बात करी है, वेनेजुएला से या और देशों से जो अपना हंगर को हटाना चाहते हैं, अपने यहाँ से हेल्थ केयर बढ़ाना चाहते हैं, वो बार बार हमसे कहते हैं कि साहब आपका मॉडल हमको जो है थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि आपका मॉडल हम अपनाएं और ज़ीरो हंगर कैंपेन जो है हम लाना चाहते हैं और आपके लोग जो हमको आके सलाह दें। जी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से भारत जो है अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, दूर हट रहा है, और ये आवश्यक है कि भारत में जो है इस बात को ज़्यादा स्टडी किया जाए कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है, इक्वाडोर में क्या हो रहा है, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, खासकर लैटिन अमेरिका में इस सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं, और वो हमारे को स्टडी करना, हमको ये नहीं मानना चाहिए कि बहुत दूर है। जी जी जी। भारत की विचारधारा वहाँ के लिए बहुत रेलेवेंट है, और हमको मालूम चलेगा कि हमारे एकदम से जो चीनी अपने स्टूडेंट्स और अपने लोगों को भेजने में लगे हुए हैं, वर्कर्स को हर जगह, वो रिसीव करते हैं, उनको बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन अगर भारत भेजेगा तो वो कहेंगे कि आप हमको चीनियों से डबल नंबर में भेजिए। बिल्कुल। कमर आगा साहब, दो तरह के बहुत ही अलग अलग तरह के व्यूज़ आते हैं शावेज साहब के बारे में। एक तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं वो बहुत बड़े डिक्टेटर थे, उन्होंने कोई पॉलिटिकल, अगर देखें कोई लीडरशिप लाइन भी तैयार नहीं की, सही तैयार नहीं की, जिस तरह का भी जो हमें क्राइसिस नज़र आ रहा है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं जिस तरह का सोशल जस्टिस का उन्होंने काम किया, जिस तरह से गैर बराबरी को उन्होंने कम किया, वो दरअसल डिक्टेटर नहीं है। आपका क्या मानना है, दुनिया उन्हें किस तरह से याद करेगी? देखिए, डिक्टेटर तो नहीं कह सकते वो, इसलिए कि इलेक्शन जीत के आते थे हर बार। लेकिन ये भी मानते हैं कि पिछला इलेक्शन उन्होंने जिस तरह से जीता था उस पर भी कई सवाल उस हैं। पर कोई सवाल नहीं, मैं नहीं समझता किसी ने। 2008 में इलेक्शन हार भी गए थे। जी जी जी। ऐसी बात उनके लिए नहीं। आज भी अमेरिकन प्रेस ने जो लिखा है उसमें किसी ने इस बात को ज़्यादा नहीं कहा। जहाँ तक दूसरी बात ये है, जहाँ तक सवाल होता है कि उनकी, ये सही है, वो खुद एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनकी ग्रैंड मदर ने उनकी परवरिश की थी, दादी ने उनकी परवरिश की थी, और उनकी जो स्कीम ऑफ थिंक थी उसमें गरीब सबसे प्रायोरिटी में था। और दूसरी बात ये थी कि वो हर वक्त उनकी जो सोच थी वो यही रहती थी कि किस तरीके से मैं इसको बाहर निकालूं, ऊपर ले जाऊं, पावर्टी ख़त्म होनी चाहिए। वेनेजुएला में ये काराकस बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग जो थे स्लम्स में वहाँ पे रहते थे। स्लम्स में कैसे, तो उन्होंने उसके लिए एक तरफ तो लैंड रिफॉर्म्स किए, और लैंडलेस लोग जो थे उनको ज़मीनें दी, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले तकरीबन 90% फूड प्रोडक्ट्स जो थे बाहर से आते थे, वहाँ से गेहूँ और दूसरी चीज़ें सब बाहर से इंपोर्ट करता था। अब वो सेल्फ सफिशिएंट बन गए। और दूसरी चीज़ उनके पास ये थी कि तेल बहुत है, सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है उस पूरे क्षेत्र में। वो कहा जाता है कि इसके पास, बहुत से लोगों का तो यह मानना है कि इतना है कि जितना सऊदी अरेबिया के पास होगा, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। तो उनका कि ये तेल की जो दौलत है इसका इस्तेमाल करें। तो इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो पुराना क्लास था, जो नेशनलाइजेशन हुआ ऑयल का जिसकी आप बात कर रही थी, बहुत सी अमेरिकन कंपनीज वहाँ से उनको जाना पड़ा। और हालांकि शेवरॉन अभी भी एक अमेरिकन कंपनी है, और तेल अभी भी वो अमेरिका को बेच भी रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ उसमें रशियन इंडस्ट्री आई दूसरी। तो उनका मानना ये है कि जिस तरीके से तेल के क्षेत्र में जो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन ऐसा उन्हें क्या डर था जिसकी वजह से उन्होंने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे नर्चर नहीं किया? अपने बाद जो सक्सेसर भी माने जा रहे हैं कि वो भी उन्हीं की छाया में रहेंगे, और बहुत तब्दीली की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन क्यों एक गल्फ पॉलिटिकल क्यों नजर आ रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं है, ये उन्हीं ने पूरा कर लिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये पहले रहा होगा, इनका जो सक्सेसर है मुंडेरो,
निकोलस मेंडोरो, वो बहुत स्मार्ट आदमी है। हालांकि वो भी ग्रास रूट से आया है, वो भी ट्रक ड्राइवर या कुछ इस तरह के थे, और वहाँ से राइस करते करते बिल्कुल ग्रास रूट से वो ऊपर आए हैं। और अभी हिंदुस्तान भी आए थे और यहाँ भी आए, यहाँ सबसे मिल के गए। उसने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, उनकी बीमारी से पहले ही से वो 1 साल से इस पे काम कर रहे थे, और पार्टी में भी लगातार कंसेंसस एक इमर्ज हो गया। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूगो चावेज़ के बाद वेनेजुएला का क्या होगा। वहाँ भी कई तरह की समस्याएं हैं। फिलहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट माना जा रहा है कि कई गुना बढ़ गया है पिछले सालों में। इसके अलावा लैटिन अमेरिका पे किस तरह का फ़र्क पड़ेगा, और एक ऐसी दुनिया में जो कि यूनिपोलर थी उसमें आवाज़ उठाया करते थे चावेज़, अब कौन उठाएगा ये आवाज़। ब्रेक के बाद हम बात करें ह्यूगो चावेज़ के बारे में, जिनकी मौत हो चुकी है और दुनिया उन्हें याद कर रही है उनकी राजनीति के लिए, और किस तरह की विरासत उन्होंने छोड़ी है उसको लेकर भी जो दुनिया है, जो थर्ड वर्ल्ड है, वो उन्हें किस तरह से याद करेगा, इसको लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं। शशांक जी, जॉर्ज बुश के बारे में जिस तरह से उनके ख्यालात थे, उन्होंने उनको शैतान कहा या टोनी ब्लेयर को कहा उन्हें खामोश रहने के लिए, अभी भी बराक ओबामा को थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा कि आप जोकर हैं, इस तरह की चीज़ें कहकर वो क्या हासिल करना चाहते थे? देखिए, उनको मालूम है इस तरह के नेताओं को कि अपने देश में चाहे वो मेजॉरिटी ले लें, लेकिन विश्व में अगर उनको अपनी पब्लिसिटी या विजिबिलिटी रखनी है तो उसको किसी तरीके से, जो कई बार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके, तो वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टाइप के स्टेटमेंट्स करने होंगे, तभी वो अपनी पहचान बना पाएंगे। तो अपने देश के अंदर जो ग्रास रूट्स लेवल पे काम करना है वो करें, और उसको आगे पब्लिसिटी देने के लिए इस तरह की बातें कहें ताकि विश्व का मीडिया या विश्व के लोग उनकी तरफ ध्यान दें। तो ये सोची समझी बात है। तो ये सोच समझ के होशियारी से करा गया है, क्योंकि वरना जैसे मैंने बात करी है वॉशिंगटन कंसेंसस की और बैकयार्ड की, तो वहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है, तो हर एक को जब वहाँ जाने की आवश्यकता होती है, जब भी अपने कोई अगर आपस में भी किसी तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो वहाँ जाते हैं। उन्होंने जो है वेनेजुएला के टाइम पर, इनके चावेज़ के टाइम पर इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी इन्होंने जी। तो साउथ अमेरिका को नॉर्थ से साउथ तक पूरा जोड़ डाला। और हमें याद है कि वो उन्होंने ब्राज़ील ने करा बेसिकली, कि भारत को उन्होंने कहा कि हम भारत को साथ में जोड़ के ब्रिक्स, वो इप्सा बनाना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका भारत को साथ में लेकर, लेकिन हमारे साथ में सारे के सारे साउथ अमेरिका के देश हैं। हम खाली एक तरीके से एक्टिवेटर का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अकेले हैं, बल्कि जब लूला साहब, मुझे याद है, यहाँ आए तो उनके साथ में 3-4 प्रेसिडेंट्स और बैठे हुए थे प्लेन के अंदर। हमने कहा साहब हम तो कैसे इनको ऑफिशियली वो गेस्ट ट्रीट करें। उन्होंने कोई बात नहीं, ये हमारे साथ में है, रहेंगे, ये भी अपना इनफॉर्मल विजिट पे आए हुए हैं। जी जी। प्रोफेसर नाफे, ये बताइए कि फिलहाल कई तरह की जो समस्याएं हैं उनसे 2-4 है फिलहाल वेनेजुएला। क्राइम रेट वहाँ पिछले सालों में बहुत बड़ा है, इसके अलावा महंगाई काफ़ी बताई जा रही है, और इस तरह की समस्याएं जो छोड़ी हैं अब ह्यूगो चावेज़ ने, किस तरह से निपटेगा वेनेजुएला? एक कमी जो वेनेजुएला में महसूस की जा रही है वो ये कि चावेज़ ने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। असल में गलत है ऐसा सोचना। पिछले 15 साल में ग्रास रूट्स जितनी ऑर्गेनाइजेशन वेनेजुएला में बनी, और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर, शहरों के लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वो करके गए हैं। ऐसे भी कहा जा रहा है कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, लॉलेसनेस फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है? ये बिल्कुल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। कारण उसका यह है कि चावेज़ के शब्द और उनकी नीतियों को वेस्टर्न मीडिया समझ नहीं रहा था, और जानबूझकर नहीं समझ रहा था। इतिहास में पहला एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने 150 साल से जो बेइज्जती, जो जुल्म, जो डोमिनेशन हुआ, रिसोर्सेज को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया लैटिन अमेरिका में, वो उसको बयान करता था। वो लगता था रेडिकल है, लेकिन इनर मोस्ट जो फीलिंग्स होती हैं किसी भी समाज की, और पूरे लैटिन अमेरिकन समाज की, वो उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। लेकिन ये भी कई इस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऑफ स्पीच है, उसको उन्होंने काफ़ी दबाया काफ़ी हद तक। वो ये चाहते थे कि जो कुछ वो कहें सिर्फ वही एयर हो, कोई भी ऐसी खबर उनके देश से बाहर ना जाए जो वो नहीं चाहते। ये बिल्कुल गलत है। उसके 2 कारण हैं। वेनेजुएला में जो मीडिया है वो बिग बिजनेस के हाथ में है, और जितना ये मीडिया चावेज़ के ख़िलाफ़ है,
किसी भी दूसरे प्रजातांत्रिक देश में मीडिया इतने खिलाफ नहीं है। अभी अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, जो अपोजिशन कैंडिडेट था वही 45% वोट लेकर के गए हैं। तो ये कहना कि साहब वहाँ डेमोक्रेसी को बिल्कुल दबा दिया गया, राइट टू एक्सप्रेशन उसको ख़त्म किया जा रहा है, डर है सेंसर का, ये बिल्कुल घटिया प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ नहीं। वेनेजुएला इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट डेमोक्रेसी। जी प्रवीण प्रकाश जी, एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जबकि ऐसा लगता था कि सब कुछ एक ही तरफ बह रही हैं सारी धाराएं, ऐसे में ह्यूगो शावेज उठते थे और कोई ऐसी बात कहते थे जिससे लगता था कि एक बैलेंस भी बन रहा है दुनिया में। अब उनके बाद धीरे धीरे जिस तरह से लोग जा रहे हैं, सद्दाम हुसैन, उसके बाद अब ह्यूगो शावेज भी चले गए और बीच में कई लोग गए हैं, कौन ऐसा है जो बोलेगा अमेरिका के खिलाफ? देखिए, पहले तो ह्यूगो शावेज की तुलना सद्दाम हुसैन से ना की जाए कम क्योंकि से कम वो आवाज़ है, उनमें से वो आवाज़ है। सद्दाम हुसैन अमेरिका का पिट्ठू थे जब ईरान बाद के के खिलाफ दौर में, लड़ाई बाद के दौर में नहीं, बाद पहले के दौर में दौर जब वो अगेंस्ट हो गए उनके। हाँ, तो इसीलिए कुवैत में एक मिसकैलकुलेशन हुआ, जी। उनकी झगड़ा हो गया, छोटी बात लेके बड़ी बात हो गई। बट थे तो वो उन्हीं के क्रिएशन। डोंट फॉरगेट, जब इराक में कम्युनिस्टों का कत्ल किया था आम तौर बहुत बड़े पैमाने पे, तो CIA का पूरा पिट्ठू माना जाता था सद्दाम हुसैन। इसकी कल्पना कंपैरिजन इसके साथ मत कीजिए। तो ह्यूगो शावेज मेरे ख्याल से कि लैटिन अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, जो सिर्फ ये नहीं कि इंडिविजुअल एक आके इतना बड़ा एक काउंटर वेट बन गया, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल चेंज लैटिन अमेरिका में लाए हैं, जिसमें ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज टुगेदर आज जो है हॉन्डुरस पे अमेरिका के खिलाफ बयान दिया, अमेरिका को कोने में कर दिया। तो यानी कि जो इस बात तरह कल से शावेज कह रहे थे वो अब मदुरो कहेंगे कल से? मदुरो कहेंगे, आपकी वहाँ पर हुमला कहेंगे पेरू में, आपका यहाँ से इवो मोरालेस कहेंगे, और दिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील की इस वक्त प्रेसिडेंट है वो भी कहेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है, ये एक इंसान की वजह से नहीं आया कि इंसान के बहुत बड़ा रोल रहा हो, पर एक इंस्टीट्यूशनल चेंज वो लैटिन अमेरिका में हुआ है। और उनकी देश इस वक्त इकट्ठा होके इकोनॉमिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है, इस बात पे कि हमारा आर्थिक कंट्रोल आप ना करेंगे, और यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हम वापस नहीं चाहते। जो हॉन्डुरस में जिस तरह से आपने किया, कू कराया, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि वी डोंट वांट टू गो बैक टू द डार्क डेज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूशनल चेंज एक आदमी के जाने से बदलने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये हमें समझना चाहिए कि दुनिया में कोई वैक्यूम नहीं रहता। अगर अमेरिका इतना बड़ा देश है तो सोचा था इसके खिलाफ तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो अब जगह जगह से अब ये बात आ रही कि अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इराक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत जगह पे दुनिया में जो उनका कंट्रोल था लैटिन अमेरिका वो चला जा रहा है। तो एक वीकनिंग सुपर पावर है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण। शशांक जी, जिस तरह की जो यूनिटी जिसकी बात की जाती है थर्ड वर्ल्ड में जो जगाई है शावेज ने, उसको किस तरह से याद किया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण है ये बात? मैं कहूँगा शावेज साहब एक तो ठीक टाइम पर आए और ठीक टाइम पर चले गए। अगर वो पहले आ गए होते अयंदे साहब के टाइम पे या उससे थोड़े बाद में, तो अयंदे साहब का हश्र हमने देख लिया, मोसादेक का हमने हश्र देख लिया, इधर हमने लीबिया के डिक्टेटर्स का देख लिया, इराक का देख लिया। तो मेरे ख्याल से ठीक समय पर आया, ऐसे समय जबकि फिडेल कास्ट्रो थोड़ा वीक हो गए थे जी, और लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इस तरह की भावनाएं चल रही थी कि जो इंडियंस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मारा जाए या उठने दिया जाए, और किस तरीके से उठने दिया जाए। क्योंकि वरना देखिए, पहले तो वो किड वायलेंस होती थी, अर्बन वायलेंस इतनी होती थी कि वो बच्चों को मार मूर देते थे, उनको एनिमीज समझते थे स्टेट का। सब लोग, रईस लोग अपना स्पेशल फोर्सेस को रखते थे अपने घरों के चारों तरफ। वेनेजुएला, मैक्सिको, इसके बड़े एग्जाम्पल्स थे जी। और उन्होंने बल्कि हमको ये दिखाया कि देखिए, भारत अगर वॉशिंगटन कंसेंसस तरफ जाएगा तो उनको वही करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ रईस लोग करते रहे हैं, कि हेलीकॉप्टर में जाइए, हवाई जहाज़ में जाइए और अपने घरों के चारों तरफ हथियारबंद संतरी रखिए। तो इस तरह की बातें जो उठी हैं लैटिन अमेरिका में, सब एक साथ, जैसे उन्होंने कहा है पुरकायस जी ने, सब मिलके उठी हैं। तो ये सोचना कि ये लहर आई है चली गई, अभी गई नहीं है। अगर चली भी जाती है तो हमारे ख्याल से पूरे स्तर जो है दुनिया का अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। और हमारे ख्याल से अगले 20-30 साल में इस तरह का जो माहौल बनेगा, उसमें ये भी होना चाहिए कि जो शावेज की जो लेगेसी है वो कई लोग लेके चलेंगे साथ में। और जो अरब स्प्रिंग भी उठा है, मैं कहूँगा कि अरब स्प्रिंग में भी इस तरह की भावनाएं यूथ के अंदर, जो ब्लॉग्स हुए,
फेसबुक वगैरह हुए, तो खाली अमेरिकन आइडियाज़ ही नहीं आए वहाँ पर, या वेस्टर्न आइडियाज़ ही नहीं आए, हर तरह के आइडियाज़ उनके सामने आए हैं। अब ये बात और है कि हर जगह पे उसको थोड़ा डाइवर्ट करके अलग डायरेक्ट दिशा में ले गए हैं, लेकिन ये भावनाएं मेरे ख्याल चलती रहेंगी, और इस तरह के जो शावेज साहब ने किया है और जो और देशों में और दूसरे लोग भी करेंगे वो आगे। भावनाएं बढ़ती कमर आगा रहेंगी। साहब, अब चुनाव जल्द होने वाले हैं, 1 महीने के अंदर ही चुनाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि फिर से वापस जिसको वो अपनी विरासत सौंप के गए हैं वही जीतेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह की और एक लिख रहा है, sympathy मैंने wave भी ज़्यादातर होगी। वेस्टर्न मीडिया देखा जी। कल से आज तक में, हम लोग तो CNN BBC के अलावा मिलता भी नहीं हो कुछ, तो उस है थोड़ा सा अल जजीरा देख अल जजीरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, फ़र्क नहीं रह गया है, वही रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थी। तो उसमें सब यही कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लोग खैरकास्ट में सड़क पे निकल के आए हैं, रो रहे हैं, और बहुत इमोशनल सीन है, कई मिलियन लोग होंगे मैं समझता हूँ सड़क के ऊपर घंटों, पूरी रात, और फिर इस वक्त भी वहाँ भीड़ लगी हुई है। तो उससे देखने से तो लगता है कि फ़िलहाल तो सिंपैथी वेव रहेगी। दूसरी बात ये कि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी इस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की, उन लीडर्स के भी स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं कि वो मंडेरो को सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन भी होगा। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसको भी कहा है कि इलेक्शन भी जल्दी होगा। जी प्रोफेसर नाफे, अगर 3 लाइनों में इस बात को कहा जाए कि क्यों दुनिया याद रखे शावेज को, तो आप क्या कहेंगे? आखिरी शब्द। स्वायत्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसी बात पर जोर दिया था, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे। ऐसे समय में जब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड को स्वीकार करने लगी थी। दूसरी बात स्वायत्ता, आर्थिक विकास की। 21वीं सदी का समाजवाद कैसा होगा? पीसफुल डेमोक्रेसी के साथ, विभिन्नताओं के साथ, सेकुलरिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। ये चावेज का 21वीं शताब्दी का समाजवाद है। दूसरा, लैटिन अमेरिका को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है। चावेज लहर नहीं है, चावेज एक ऐतिहासिक मोड़ है लैटिन अमेरिका के अंदर। अब ये लैटिन अमेरिका इतना बदल चुका है जी कि मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों को समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से बदल गया है ये। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नाफे। और बार बार जब आप चावेज कह रहे हैं तो ये बात समझ में आती है कि किस तरह से उनके नाम का बिल्कुल गलत जो है प्रोनाउंसिएशन भारत में भी हुआ है, वो असल में चावेज ही है जिसको हम बार बार शावेज कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, कमर आगा साहब, शशांक और प्रोफेसर नाफे, और साथ ही प्रबीर पुरकायस्थ। तो साफ तौर पर जो सबसे अच्छी बात इस पूरी चर्चा से निकल कर आई है कि हमारे बीच शावेज तो नहीं रहे, लेकिन उस सबके बावजूद जिस तरह की राजनीति वो छोड़ के गए हैं, और जिस तरह से मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने किया है चीज़ों को, वो दरअसल एक विरासत के तौर पर हमेशा दुनिया के पास रहेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।